आप सबका स्वागत है। सबसे पहली बात तो मेरे इस YouTube चैनल पे गाइस, और एग्जाम्स पास आते जा रहे हैं, डे बाय डे टेंशन होती जा रही है बच्चों को कि किस तरीके से प्रिपरेशन करें, क्या सारा पढ़ना जरूरी है या कुछ ऐसी चीज हमें मिल जाए कि जिससे कि थोड़ी सी ही चीजों में हम उस पूरे कंसेप्ट को समझ पाए। ऑलरेडी मैक्रो में चैप्टर्स हैं जो टिपिकल हैं, लेकिन कुछ चैप्टर्स इजी भी हैं जिससे कि हम स्कोरिंग कर सकते हैं, जैसे कि मनी एंड बैंकिंग है, गवर्नमेंट बजट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है। ये तीन चैप्टर जो हैं, ये तीन यूनिट ऐसी यूनिट हैं जिससे कि आप इजी तरीके से 6, 12 और 18 नंबर को पूरे के पूरे अपनी जेब में डाल सकते हो, स्कोर कर सकते हो भाई। तो अब जो हम करने जा रहे हैं गाइस, ये है वन शॉट वीडियो में हम आपको इस पूरे मनी एंड बैंकिंग के कंसेप्ट को एक ही वीडियो में बताएंगे। ऑलरेडी मनी एंड बैंकिंग की वीडियोस को मैंने अपने YouTube चैनल पे डाल दिया है, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि पैसे नहीं लग रहे हैं, और पूरी वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको समझ आ जाए कि मनी एंड बैंकिंग जो आपने पूरा पढ़ा है उसका एक शॉर्ट समराइज हो। कभी भी आप खाली बैठे हुए हो, थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को देख लो ताकि आपको समझ आ जाएगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं मनी एंड बैंकिंग। जैसे कि मनी एंड बैंकिंग में सबसे पहले बार्टर एक्सचेंज था। बार्टर एक्सचेंज क्या था? देखिए, बार्टर एक्सचेंज इट रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। गुड्स के बदले जब हम गुड्स को एक्सचेंज करते हैं, पहले टाइम में मैंने आपको बताया था कि जब मनी नहीं होती थी तो क्या होता था कि हम क्या करते थे कि गुड्स को गुड्स के बदले एक्सचेंज करते थे। जब हम गुड्स को गुड्स के बदले में एक्सचेंज करते हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ ओनली गुड्स, उसको बोलते हैं बार्टर एक्सचेंज या बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। फिर ये जो हो रहा है बार्टर एक्सचेंज, ये बार्टर इकोनॉमी में होता है। तो एन इकोनॉमी वेयर देयर इज डायरेक्ट बार्टर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डायरेक्ट है, आपके पास कोई गुड्स है, मेरे पास कोई गुड्स है, हम दोनों ने गुड्स को एक्सचेंज कर लिया, दैट इज बार्टर एक्सचेंज। और जहां ये हो रहा है वो है बार्टर इकोनॉमी। ठीक है, तो बार्टर एक्सचेंज समझ आ गया। अच्छा, एक बात आपको और बता दूं, माइंड में कंसेप्ट है क्या कि भाई ये कट गया है, सो कुछ कह रहे हैं कट गया, कुछ नहीं कटा है। मैंने वीडियो में एक ये डाल दिया है, बता दिया है कि क्या आपके सिलेबस में कटा है और क्या नहीं। सिर्फ और सिर्फ उस वीडियो में ब्रीफली एक्सप्लेनेशन डाल रखी है, प्लीज वीडियो को जाकर देखिए, समझ आ जाएगा आपको। फिर आता है लिमिटेशंस ऑफ बार्टर एक्सचेंज। लिमिटेशंस हो गई, डिफिकल्टीज हो गई, प्रॉब्लम्स हो गई बार्टर एक्सचेंज की, तो वो सारा का सारा कंसेप्ट इसमें आएगा। पहले तो आप समझो लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। लैक का मतलब कमी, यहां पे भी लैक, सब जगह पे क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो पहली जो कमी है वो है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। इसका मतलब हमें तो ऐसे व्यक्ति चाहिए, कौन से वाले, जो एक दूसरे की नीड्स को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। आपके पास भाई राइस है, ठीक है, मेरे पास दाल है, तो हम दोनों अगर एक्सचेंज करना चाहें एक्सचेंज कर सकते हैं। वो तभी पॉसिबल है जब आप मेरी नीड्स को पूरा करो और मैं आपकी नीड्स को पूरा करूं, तभी पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ और रिक्वायरमेंट है और मुझे कुछ और रिक्वायरमेंट है, तो ऐसी कंडीशन में बार्टर एक्सचेंज नहीं हो सकता। तो पहले तो हमें ये समझ आ गया कि डबल कोइंसिडेंट वांट्स, यानी कि 2 पर्सन चाहिए जो एक दूसरे की नीड्स को पूरा कर सकते हैं। तो बार्टर एक्सचेंज में डिफिकल्टीज होती थी, क्यों? क्योंकि भाई मेरे पास कोई और गुड्स है, आपके पास कोई और गुड्स है, अब हम क्या करेंगे, ढूंढते रहेंगे उस पर्सन को कि वो कहां है जो गुड्स को पूरा कर ले। तो ऐसी कंडीशन में ये प्रॉब्लम राइज होती थी। दूसरा आता है लैक ऑफ कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू। गुड्स को मेजर करना उस टाइम पे बड़ा डिफिकल्ट होता था। कैसे? जैसे किसी ने पर्सन ने कुछ किसी से खरीदा या किसी से कुछ लिया, तो ऐसे में जब उसने किसी पर्सन से कोई सामान लिया तो ऑब्वियसली सी बात है कि आपको भी कोई सामान देना पड़ेगा। तो उसकी मेजरमेंट वैल्यू क्या है, उस समय डिफिकल्टी होती थी गुड्स के लिए। दैट इज व्हाट, ये क्या है, एक लिमिटेशन है। किसकी लिमिटेशन है भाई? बार्टर एक्सचेंज की। थर्ड आता है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। लैक मतलब कमी। गुड्स को आप स्टोर कर सकते हो? नहीं। अच्छा, कर भी सकते हो, कितने टाइम तक? आप सपोज करो आपने कोई भी पेरिशेबल गुड्स हो गया, दही हो गया, दूध हो गया, कितने टाइम तक आप स्टोर कर सकते हो? 2 दिन, 4 दिन, बस, इससे ज्यादा तो आप स्टोर नहीं कर सकते। दैट इज द डिफिकल्टी कि गुड्स को स्टोर करना बड़ा मुश्किल होता था। और कितने, और ऐसा उस टाइम पे क्या होता था कि हमारे पास प्लेस भी नहीं होता था कि हम कहां गुड्स को स्टोर कर पाए, तो डिफिकल्टी होती थी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर हम गुड्स को स्टोर भी कर पा रहे हैं, अब मान लो कि मुझे एक्सचेंज करना है, किसी के पास जाना है एक्सचेंज करने के लिए, तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले भैया इतना सारा सामान ले जाके वहां जाऊंगा, उसको जाके एक्सचेंज करके फिर मैं सामान लेकर आऊंगा। तो डिफिकल्टी नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है। एग्जाम टाइम में बच्चे क्या करते हैं, लगे रहते, फर्रे बना रहे हैं, ठीक है। अरे जितनी देर में आप फर्रे बना रहे हो उतनी देर में अगर आप उस चैप्टर को पढ़ लो, समझ आ गया, तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।
दूसरी बात यह है कि एग्जाम्स में लिए बच्चे भागते हैं मार्क्स के लिए। मार्क्स इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा नहीं करता, ऑलरेडी करता है, लेकिन मार्क्स इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं करता जितनी आपकी स्किल्स करती हैं। अगर आपके अंदर स्किल्स अच्छी हैं तो मार्क्स मैटर नहीं करता, ये बात जरूर याद रखना। आप सोच रहे हो कि मैं मार्क्स गेन कर लूंगा, मैं सुपरस्टार हो जाऊंगा, कुछ नहीं होगा भाई। स्किल्स अच्छी होंगी, एक्सपर्टाइज अच्छी होंगी, आपकी एफिशिएंसी अच्छी होगी, तो याद रखना कि आप सक्सेस जरूर प्राप्त करोगे। फिर आता है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। फ्यूचर में किसी को भी पेमेंट करनी है, या आपने किसी कोई सामान लिया तो उसको पेमेंट करनी है, अब वो गुड्स में करोगे तो गुड्स में तो पॉसिबल नहीं है। बैंक से आपने लोन लिया, ठीक है या किसी भी आपने कुछ करा, तो कहां से पेमेंट करोगे आप? वो पॉसिबल गुड्स से नहीं होता भाई, वो पॉसिबल होगा किससे? मनी से। सो दिस इज व्हाट द बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। अगर पेपर में आ जाए बार्टर एक्सचेंज क्या होता है, द सिंपल डेफिनेशन इज देयर। बार्टर इकोनॉमी क्या होती है आपको मैंने बता दिया। इसके ड्रॉबैक्स, ये ड्रॉबैक्स भी कहते हैं, लिमिटेशंस भी कहते हैं, प्रॉब्लम्स भी कहते हैं, डिफिकल्टीज भी कहते हैं। सो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा कि बार्टर एक्सचेंज क्या होता है, ठीक है। एमसीक्यू में भी आ जाएगा तो भी आप कर सकते हैं। और अभी के जो इस वीडियो के अंदर है, इस वीडियो में हम पूरा मनी के कंसेप्ट को पढ़ेंगे, जिसमें बार्टर एक्सचेंज सिस्टम पढ़ेंगे, मनी की डेफिनेशन पढ़ेंगे, मनी सप्लाई पढ़ेंगे, फिर बैंकिंग पढ़ेंगे, बैंकिंग में सेंट्रल बैंक है और क्रेडिट क्रिएशन है। इस पूरी वीडियो में पूरा कंसेप्ट समझ आ जाएगा, जिसमें कि आपको किसी प्रकार की कोई डिफिकल्टी नहीं रहेगी। आइए स्टार्ट करते हैं। मनी, मनी क्या है? मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड बाय द कॉमन पीपल, कैसे? सच एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर्स ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। पहले बार्टर एक्सचेंज सिस्टम होता था ना, तो डिफिकल्टीज होती थी कि कैसे किसको क्या स्टोर करा जाए या कैसे पेमेंट करी जाए। जब मनी आया तो सारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई, सारी की सारी। उस सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मनी को एक बेस्ट इंस्ट्रूमेंट माना गया है कि मनी आया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब मनी ने सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्व करी एक्सचेंज ऑफ गुड्स की। पहले मैंने आपको बताया कि भाई गुड्स को जब हम गुड्स के बदले में एक्सचेंज करते हैं तो डिफिकल्टीज होती थी, लेकिन जब मनी आया तो क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफ गुड्स इजी हो गया। किसके थ्रू आउट? मनी के थ्रू आउट, ठीक है। इसके बाद मेजर्स ऑफ वैल्यू। मेजर्स ऑफ वैल्यू का मतलब होता है कि गुड्स को मेजर करना। पहले गुड्स मेजर नहीं होते थे। गुड्स को जब हम एक्सचेंज कर रहे हैं गुड्स से तो पता नहीं चलता था कि किसको कौन सा गुड्स आ रहा है या किस पे कितनी वैल्यू है उसकी। लेकिन आज के टाइम में अगर आप किसी भी मार्केट में अगर आप जाओ, आपने सपोज करो आलू खरीदने हैं, ठीक है, आप दुकान पे गए, बोला भैया आलू कितने के हैं, तो वो भी आपको उसकी मेजरमेंट टर्म बताएगा कि 10 रुपए किलो है या 20 रुपए किलो है। जैसे कि सब्जियों को, वेजिटेबल्स को मेजर करने के लिए किलोग्राम का यूज किया जाता है, दूध को मेजर करने के लिए लीटर का यूज किया जाता है। ऑलरेडी कुछ है पर्सन ऐसे समाज में जो दूध को किलोग्राम में मेजर करते हैं। शॉप पे जाते हैं तो कहते हैं कि 2 किलो दूध दे दो, 3 किलो दूध दे दो। ऑलरेडी लीटर में होता है भाई, किलोग्राम में नहीं होता। इसकी मेजरमेंट यूनिट को आपको समझना पड़ेगा। फिर थर्ड हमारे पास आता है स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी कैन बी स्टोर्ड फॉर द फ्यूचर पर्पस। और जितने टाइम के लिए आप मनी को स्टोर कर सकते हो कर लो। कोई ये थोड़ी ना है कि आज आपने स्टोर करो कल स्टोर नहीं करोगे। आज आप पैसे स्टोर कर लो, उसको 10 साल बाद भी आप देखोगे पैसा वैसा का वैसी रहेगा। इट मींस कि मनी कैन बी स्टोर्ड। और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है कि फ्यूचर में अगर हम कोई भी पेमेंट कर रहे हैं तो आज वो गुड से पॉसिबल नहीं, वो किससे पॉसिबल है? मनी से पॉसिबल है। तो एक सिंपल कंसेप्ट समझ में आ गया हमारे को क्या कि मनी क्या है। ध्यान से सुनो, मनी का मतलब होता है anything which is generally accepted by the common people, such as कौन सा? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर्स ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ये डेफिनेशन आपने लिखनी है मनी की, बिल्कुल सिंपल है, याद करो कैसी है। एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड बाय द कॉमन पीपल सच एज मेजर्स ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, दैट इज मनी। मनी सिलेबस में है, कटा नहीं है। और मनी के फंक्शंस भी हैं भाई। कुछ कहते हैं मनी के फंक्शंस नहीं है, बिल्कुल है। फंक्शंस ऑफ मनी में सबसे पहला फंक्शन है प्राइमरी फंक्शन। दो फंक्शन है, एक प्राइमरी है एक सेकेंडरी है। तो प्राइमरी फंक्शन में क्या आएगा भाई? प्राइमरी फंक्शन में आएगा एक्सचेंज ऑफ गुड्स। अभी मैंने आपको बताया ना कि अगर हम किसी भी गुड्स को अगर हम एक्सचेंज करेंगे तो किसके थ्रू आउट पॉसिबल है करना? आज मनी के थ्रू आउट। बिल्कुल सिंपल है। मनी से आप किसी भी चीज को एक्सचेंज कर सकते हो, किसी भी चीज की बाउंडेशन नहीं है। दूसरा मेजर्स ऑफ वैल्यू, मनी से मेजर्स किया जा सकता है। फिर सेकेंडरी में स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर भी कर सकते हो, जैसे मैंने भी आपको ऊपर पॉइंट बताया। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, फ्यूचर में पेमेंट जो भी की जा रही है वो किसके थ्रू आउट पॉसिबल है? दैट इज ओनली मनी। तो ये तो हमें समझ आ गया। अच्छा, अभी एक और कंसेप्ट आ सकता है कि
प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन में क्या एक पूछा जा सकता है? हो सकता है आपसे प्राइमरी फंक्शन पूछ ले, हो सकता है आपसे सेकेंडरी फंक्शन पूछ ले, हो सकता है आपसे दोनों ही फंक्शन पूछ ले, और हो सकता है आपसे ये एमसीक्यू में भी पूछ ले। तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी में क्या आ रहा है और सेकेंडरी में क्या आ रहा है। ठीक है, तो बार्टर एक्सचेंज आपने पढ़ा, मनी आपने पढ़ा, एक छोटा सा कंसेप्ट और है, दैट इज मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या है? मनी सप्लाई का मतलब होता है द वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। जितना भी इकोनॉमी के अंदर पब्लिक के पास जितना भी पैसा अवेलेबल है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, उसे बोलते हैं मनी सप्लाई। मनी सप्लाई में 4 कंपोनेंट होते हैं, M1, M2, M3 और M4। M2, M3 और M4 नहीं पढ़ना आपने, सिर्फ और सिर्फ M1 पढ़ना है। और आपको बता दूं मनी सप्लाई में कुछ और भी कंसेप्ट है, जैसे पहली बार मनी सप्लाई मैंने आपको बताया, ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। मनी सप्लाई एक स्टॉक कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना, मनी सप्लाई एक स्टॉक कंसेप्ट है। तीसरी बार मनी सप्लाई के अंदर बैंक टू बैंक के पैसों को कंसीडर नहीं करा जाता। याद रखना, मनी सप्लाई में बैंक टू बैंक कहने का मतलब है कि मनी सप्लाई में बैंक का पैसा और गवर्नमेंट का पैसा कंसीडर नहीं होता है, इसमें कंसीडर होता है सिर्फ और सिर्फ पब्लिक का पैसा। एमसीक्यू में आ जाएगा, कंफ्यूज मत होना। क्या बताया? एक स्टॉक कंसेप्ट होता है, इसमें बैंक का पैसा और गवर्नमेंट का पैसा नहीं आता है इसमें मनी सप्लाई में। तो मनी सप्लाई में आपने M1 पढ़ना है, दैट इज करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड विद द पब्लिक। जो पब्लिक के पास जितना भी करेंसी एंड कॉइन्स है, इसी को फियाट मनी भी कहते हैं, जो आरबीआई के द्वारा इशू की जाती है। डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, डिमांड डिपॉजिट जितना भी पैसा कमर्शियल बैंक में लोगों के पास जमा है, ऑन द स्पॉट दे कैन जस्ट विड्रॉ इट आउट, उसे विड्रॉ भी करा सकते हो। इसमें बैंक टू बैंक नहीं होता, बैंक टू पब्लिक होता है। फिर तीसरा आता है अदर डिपॉजिट्स। अदर डिपॉजिट्स में याद रखना आरबीआई का खुद का पैसा और गवर्नमेंट का पैसा नहीं आता। ध्यान से सुनो, क्या? आरबीआई का खुद का पैसा और गवर्नमेंट का पैसा नहीं आता। इसमें आता क्या है? इसके अंदर आता है वर्ल्ड बैंक का पैसा, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का पैसा और फॉरेन एक्सचेंज का पैसा आता है। ठीक है, तो होप सो आपको बार्टर एक्सचेंज सिस्टम, मनी और मनी सप्लाई समझ आ गया होगा। वैसे तो मैंने ना इसकी वीडियो डाल रखी है पूरी की पूरी, मनी सप्लाई की, मनी की पूरी डाल रखी है कि कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, और इवन बैंकिंग की भी डाल रखी है। तो पहले बड़ी वीडियो देख लो, ठीक है, उसके बाद शॉर्ट समराइज के लिए आप इसका 1 शॉर्ट वीडियो देख लोगे, जिससे कि आपको ये सारा का सारा कंसेप्ट समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं बैंकिंग। आपने भी मनी एंड बैंकिंग यानी कि मनी के बारे में पूरी डिटेल में समझ लिया है, और अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सेंट्रल बैंक और क्रेडिट क्रिएशन। सेंट्रल बैंक और क्रेडिट क्रिएशन गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आने के चांसेस 99 100% है, तो ये तो आपने करना ही करना है। तो सबसे पहले सेंट्रल बैंक का जो नाम है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक क्या करता है? देखो, इट रेफर्स टू द अपेक्स बॉडी। पहले तो आप समझो कि अपेक्स बॉडी, अपेक्स का मतलब क्या होता है? अपेक्स का मतलब होता है सुप्रीम बॉडी है। तो ये जो सेंट्रल बैंक है ये अपेक्स बॉडी है, दैट, ध्यान से समझना, कंट्रोल करता है, डायरेक्ट करता है, रेगुलेट करता है। 3 चीजें याद रखो, कंट्रोल, डायरेक्ट और रेगुलेट करता है। किसको करता है? एंटायर बैंकिंग, जितना भी बैंकिंग है, सारे के सारे कमर्शियल बैंक है उसको, और जो भी मॉनेटरी सिस्टम है, मनी से रिलेटेड सबको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये फंक्शन है, ये काम है कि क्या करता है? कंट्रोल करता है, डायरेक्ट करता है और रेगुलेट करता है। ऐसे तो आप इसको इस तरीके से जान सकते हो, दैट इज CDR के नाम से आप इसको जान लो। C मतलब कंट्रोल, D मतलब डायरेक्ट और R मतलब रेगुलेट, जिससे कि आपको सेंट्रल बैंक इजीली तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक में एक बात आपने और याद रखनी है कि ऑल फाइनेंशियल कंट्रीज हैव देयर ओन सेंट्रल बैंक। सभी जितनी भी जो फाइनेंशियल कंट्रीज होती हैं सबका अपना अपना सेंट्रल बैंक होता है। ठीक है, अब इसके फंक्शंस की तरफ मूव करें। डिटेल में मैंने सेंट्रल बैंक की वीडियो भी डाल रखी है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, देखिए, कोई पैसे नहीं लग रहे हैं सब्सक्राइब करने के, और लाइक जरूर करिएगा। फंक्शंस में देखें, सबसे पहली बात तो करेंसी अथॉरिटी। आरबीआई एक ऐसा बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसके पास नोट छापने का पूरा फंक्शन होता है। यही एक ऐसा बैंक है जो सारे के सारे नोट को छापता है, सिर्फ और सिर्फ किसको? कॉइन्स और 1 रुपए की नोट को ये नहीं छापता है। कौन छापता है? फाइनेंशियल मिनिस्टर छापता है, याद रखना।
दूसरा बैंकर्स टू दी गवर्नमेंट, ये बैंकर्स टू दी गवर्नमेंट है, जैसे बैंकर का मेंटेन करता है कैश अकाउंट आरबीआई का, आरबीआई के ये रिसीट्स करता है, सारी की सारी जितनी भी पेमेंट करता है वो आरबीआई के थ्रू आउट होती है। इसके बाद ये फाइनेंशियल एडवाइजर भी होता है गवर्नमेंट का, जब कभी गवर्नमेंट किसी भी ट्रैप में या किसी भी चीज में फंस जाती है तो आरबीआई एक ऐसा बैंक है जो गवर्नमेंट की हेल्प भी करता है। फिर इसके बाद आता है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। जिस तरीके से, ध्यान से समझना, जिस तरीके से कमर्शियल बैंक का हमारे साथ रिलेशन होता है वैसे ही कमर्शियल बैंकों का आरबीआई के साथ रिलेशन होता है। हम करते हैं ना, डिपॉजिट करते हैं कमर्शियल बैंक के अंदर, पैसे विड्रॉ भी करते हैं, ठीक इसी प्रकार से आरबीआई भी सभी कमर्शियल बैंकों को मेंटेन करता है। ये भी बात जरूर ध्यान रखना कि आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंकों को मेंटेन भी करता है, प्लस में कमर्शियल बैंकों को एडवाइस भी करता है कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, कैश रिजर्व में सभी कमर्शियल बैंकों को आरबीआई के पास सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, लीगली तरीके से जमा कराना पड़ता है। डिटेल में मैंने वीडियो डाल रखी है, जाके देख लीजिएगा। ये तो मैं शॉर्ट समराइज में आपको बता रहा हूं, मैं जिसे बोलते हैं सीआरआर, जो जमा कराना पड़ेगा आपको। फिर इसके बाद आता है लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। याद रखना कि जब कभी भी कमर्शियल बैंकों के पास कहीं से भी पैसा नहीं आ रहा हो या वो बिल्कुल फंस गए हो कि भाई हम कैसे करें क्या करें, तो ऐसी कंडीशन में आरबीआई जो है वो उसकी हेल्प करता है, किसकी, कमर्शियल बैंकों की, उसको पैसा उधार देता है। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट मतलब भाई सिर्फ यही है जो हमारी हेल्प करेगा, कौन, आरबीआई। कौन बोल रहा है ये, कमर्शियल बैंक। क्लियरिंग हाउस, इसका मतलब होता है कि जब कभी भी दो बैंकों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, जब कभी भी दो बैंकों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आरबीआई उस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करता है, जिसको क्लियरिंग हाउस के नाम से जानते हैं। फिर आता है कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने बैंक रेट पहले आपको बताया था। बैंक रेट वो रेट होता है जब कभी भी सभी कमर्शियल बैंकों को अगर आरबीआई से लोन लेना है तो उसके बिहाफ पे उसको कुछ इंटरेस्ट बैंक को पे करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं बैंक रेट। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, अच्छा इसमें आप ये देख सकते हो कि मनी सप्लाई राइज हो रही है और फॉल हो रही है। अगर मनी सप्लाई राइज हो रही है तो याद रखना आरबीआई जो होता है वो बैंक रेट को बढ़ा देता है, जिससे कि कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा पे करेंगे, तो वो लोन कम लेंगे और पब्लिक को भी लोन वो कम रेट ऑफ, ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देंगे। भाई अगर उनको ज्यादा मिल रहा है तो दैट मीन्स कि कंट्रोल कर रहा है कौन, आरबीआई। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है कि इसमें आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को मार्केट में सेल करता है और खरीदता है। ध्यान से सुनना, आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को मार्केट में सेल करता और परचेज करता है, इसे बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। दैट आता है एलआरआर, लीगल रिजर्व रेशियो। दो पार्ट है, सीआरआर और एसएलआर। लीगल रिजर्व रेशियो में सीआरआर सभी कमर्शियल बैंकों को आरबीआई में लीगली डिपॉजिट कराना पड़ता है। एसएलआर क्या होता है, जो सभी कमर्शियल बैंक अपने पास फ्यूचर में होने वाली अनसर्टेनिटीज के लिए अपने पास रखते हैं। याद रखना कि एसएलआर सीआरआर से हमेशा ज्यादा होता है, एसएलआर सीआरआर से हमेशा ज्यादा होता है, और सीआरआर और एसएलआर को अगर आप जोड़ दोगे तो बनेगा एलआरआर। नेक्स्ट आता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स। मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स का मतलब होता है कि जितना भी पैसा आप बैंक से लेने जा रहे हो तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ मॉर्गेज रखवाना पड़ेगा, कुछ गिरवी रखवाना पड़ेगा। तो जितना आप गिरवी रखवा रहे हो वो और जितना आप लोन ले रहे हो वो, उन दोनों का डिफरेंस होता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। मॉरल सुएशन क्या होता है, मॉरल सुएशन में होता है कि जो आरबीआई होता है वो सभी कमर्शियल बैंकों को गाइडलाइन देता है कि आपको ये काम करना है, आपको वो काम करना है। अगर आप कहीं पे ट्रैप पे फंस जाओ तो आप प्लीज मेरे पास आओ, मैं आपकी हेल्प करूंगा। सो दैट इज द मॉरल सुएशन। तो आरबीआई में 6 फंक्शन है, 7वां ये है, इनमें से एक आने के चांसेस 100% है, करके जाना है इसको। फिर आता है भाई क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन को मनी क्रिएशन के नाम से भी जानते हैं। क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, पहले तो आप समझ लो कि इट रेफर्स टू द पावर बाय विच कमर्शियल बैंक एक्सटेंड देयर प्राइमरी डिपॉजिट्स। प्राइमरी डिपॉजिट्स होती हैं वो जब कभी भी सभी जो पर्सन होते हैं वो बैंक में जो भी पैसा जमा करा रहे हैं अपना, उसको बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। तो कमर्शियल बैंक क्या करता है कि उस प्राइमरी डिपॉजिट को अपने पास रखता है और उसको पास रखने के पास उसको वो आगे लोन दे देता है। क्योंकि देखो अगर कमर्शियल बैंकों के पास जो पैसा पड़ा हुआ है तो वो कमर्शियल बैंकों के पास पैसा पड़ा हुआ वेस्ट है।
दैट इज व्हाट, कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जब कभी भी आपके पास अगर पैसा पड़ा हुआ है तो पैसा वो डबल नहीं होगा जब तक आप उसको कहीं ना कहीं स्पेंड ना करो, आप उसको इन्वेस्ट करो। जब आप उसको इन्वेस्ट करोगे तो पैसा आपको ऑब्वियसली सी बात है रिटर्न में मिलेगा। तो कमर्शियल बैंक यही करता है। और कमर्शियल बैंक क्या करता है कि वेयर अ कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट्स कैश डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, और जो पार्ट होता है वो लीगली होता है, उसको वो जमा कराना पड़ता है बाय कीपिंग एलआरआर। एलआरआर मैंने भी आपको बताया था, एलआरआर के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सीआरआर और एक होता है एसएलआर। ये दोनों का दोनों पैसा याद रखना, ये दोनों का दोनों पैसा सीआरआर और एसएलआर का अमाउंट बैंकों में रहता है, वो पब्लिक के पास नहीं जाता है। सो दैट मीन्स कि वो क्या करते हैं कि वो अमाउंट को देखो, बाय कीपिंग एलआरआर, एलआरआर को अपने पास रखने के बाद द रिमेनिंग अमाउंट इज गिवन एज लोन टू अर्न प्रॉफिट बाय कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक जो होता है वो बाकी पैसा अपने पास, एलआरआर अपने पास रखकर बाकी पैसा लोगों को लोन दे देता है, और उससे जो प्रॉफिट कमा रहा है वही तो है क्रेडिट को क्रिएट करना। अब जैसे मान के लेके चलो, सपोज करो कि 100 रुपीज एक पर्सन ने जमा कराए, तो बैंक क्या कर रहा है कि 4% सीआरआर है, समझना बात को, और 18% सपोज करो एलआरआर एसएलआर है, तो टोटल कितना परसेंट हो गया? 22%। तो ये 22% जो है, ध्यान से समझना, ये जो 22% है ये बैंक अपने पास रखेगा और बाकी पैसा क्या करेगा? लोन में देगा। अब इसकी एजम्पशन समझ लो, फिर इसके बाद हम इसकी टेबल की तरफ मूव करेंगे और मनी मल्टीप्लायर कराएंगे। एजम्पशंस में क्या है कि द एंटायर कमर्शियल बैंक सिस्टम इज वन यूनिट। जितना भी कमर्शियल बैंक है वो सारा का सारा एक ही बैंक है, चाहे वो पब्लिक बैंक हो चाहे प्राइवेट हो, एक्सिस बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, सभी बैंक एक ही यूनिट है। इसमें लिखा भी हुआ है कि ऑल बैंक्स आर वन यूनिट, और ऑल रिसीट्स, भाई ये रिसीप्ट नहीं है, पहले तो समझो ये रिसीप्ट नहीं है, ये रिसीट्स होता है। मैंने देखा अधिकतर बच्चों को बोलते हुए कि रिसीप्ट पढ़ते हैं, इट्स नॉट रिसीप्ट, इट इज रिसीट्स। So all receipts and payment that are made in an economy are routed through banks। जितना भी पैसा, जो भी पेमेंट होगी इसमें, वो सारी की सारी बैंक से होगी। किसी के पास कैश नहीं जाएगा कि तू इसको कैश दे दे, तू इसको कैश दे दे, नहीं, सारा का सारा पैसा किससे होगा? बैंक के थ्रू होगा। और ऑल पेमेंट्स आर मेड थ्रू चेक्स ओनली। जितनी भी जो पेमेंट की जाएंगी भाई वो किससे की जाएंगी? चेक से की जाएंगी। ठीक है, तो होप सो आपको समझ आया होगा। अब इसके बाद इसके टेबल और इसकी मनी मल्टीप्लायर करेंगे। अगर फटाफट से कॉपी करना हो कर लेना, वरना स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सो गाइस, अभी आपने पूरी एजम्पशंस पढ़ लिए क्रेडिट क्रिएशन के, और टेबल को भी अभी हम आपको समझाएंगे कि किस तरीके से क्या होता है क्रेडिट क्रिएशन में। मैंने आपको बताया था कि सारा का सारा जो पैसा है, पहली बात तो वो बैंक के थ्रू जाएगा। दूसरी बात मैंने आपको इसमें यह भी बताई थी कि जो भी पैसा होगा वो चेक से जाएगा। अब एग्जांपल समझो कैसे, भाई मान के लेके चलो कि कोई भी एक पर्सन है वो 1000 रुपीज डिपॉजिट करा रहा है बैंक के अंदर। तो मैंने भी आपको बताया था कि कोई भी पर्सन अगर बैंक में डिपॉजिट कराता है तो उसको प्राइमरी डिपॉजिट के नाम से जानते हैं। बैंक क्या करता है? बैंक उसका 20%, हमने assumption लिया है कि 20% बैंक अपने पास रखेगा सीआरआर और एसएलआर के फॉर्म के अंदर, और बाकी 800 रुपीज का वो लोन देगा। जिसको भी वो लोन देगा, याद रखना, जिसको भी वो लोन देगा वो लोन उसके अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, उसको कैश नहीं देगा। तो सपोज करो कि 800 रुपए जो है वो उसने किसी पर्सन के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए कि भाई 800 रुपए तेरे अकाउंट में मैंने ट्रांसफर कर दिए। अब उस पर्सन को भी ये बात बोली जाती है कि आप अपने अकाउंट से सारा का सारा पैसा जो है वो निकाल नहीं सकते। अच्छा, वो निकालेगा भी कैसे? चेक के थ्रू पेमेंट करेगा किसी को और पैसा बैंक में ही रहेगा। तो उसने क्या करा कि जब 800 रुपए बैंक में डाले तो 160 रुपए वो पर्सन नहीं निकाल सकता, और 640 का 640 रुपए का वो किसी को चेक काट कर दे देगा कि भाई ये 640 रुपए का चेक है। अब आप ध्यान से सुनो भाई, ये 1000 रुपीज का जो पैसा है उसमें बैंक ने 800 रुपए क्या करे? उधार दे दिए, 200 रुपए अपने पास रखे। ऐसे ही 800 में से 160 रुपए वो बैंक में ही रखेगा और 640 रुपए उस पर्सन, जो दूसरा पर्सन है, किसी को देगा। तो पैसा एग्जैक्टली कहां पे चला गया? बैंक में ही चला गया। सेम यही पर्पस 640 का भी क्या रहेगा? 20% बैंक अकाउंट, बैंक में ही रखेगा बंदा, और 512 रुपए जो है वो किसी को उधार देगा या अपनी पेमेंट चुकाएगा। लेकिन चुकाएगा भी कैसे? चेक से, कैश से नहीं चुकाएगा। तो पैसा एक्चुअली में कहां चला गया? बैंक में चला गया। एक्चुअली में हो क्या रहा है? अब इसमें देखो कि बैंक के पास सिर्फ 1000 रुपए आए, बैंक के पास सिर्फ 1000 रुपए आए, उस बैंक ने उस 1000 रुपए से कितने गुना इनकम को मल्टीप्लाई करा है चेक करते हैं। इसका फॉर्मूला है, देखिए, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/LRR, जो हमने रेशियो में लिया है।
1/20 को निकाला हमने, कितना आ गया 5 आ गया। तो हमने देखा कि टोटल डिपॉजिट्स कितना हुआ। इसका फॉर्मूला है बेटा प्राइमरी डिपॉजिट्स मल्टीप्लाई में मनी मल्टीप्लाई। तो 1000 रुपीज जो डिपॉजिट हुआ था मल्टीप्लाई करा 5 तो कितना आ गया 5000। ये 5000 क्या है, ये आया है आपके पास टोटल डिपॉजिट्स। जब आपके पास ये जो टोटल डिपॉजिट्स आया तो हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, टोटल डिपॉजिट्स कितना आया 5000। 5000 का 20% कितना हो गया 1000 रुपए। 1000 रुपए बंदे ने बैंक में क्या करा, अपने पास रखा और 4000 रुपए का लोन दे दिया। तो जब उसने 4000 रुपए का लोन दिया, अब देखो बैंक के पास सिर्फ 1000 रुपए ही है और उस बैंक ने उस 1000 रुपए से कितने लोगों को लोन दे दिया। पैसा बैंक में ही रहा, किसी के पास भी नहीं गया और बैंक देखो कितने गुना इनकम को जनरेट कर रहा है। कैसे, देखो बैंक ने जब 1000 रुपए, अच्छा एक बात आपको बता दूं, जब आप बैंक में पैसे जमा कराओगे तो बैंक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम देता है, लेकिन जब आप बैंक से लोन लेने जाओगे तो बैंक आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लेता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में पर्सन ने जब 1000 रुपए बैंक में जमा कराए, ध्यान से समझना, बैंक ने कितने पैसे, एक पर्सन ने कितने पैसे जमा कराए बैंक में 1000 रुपए। अब 1000 रुपए कराए तो बैंक उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है केवल थोड़ा सा। अब देखो बैंक ने 800 रुपए उधार दे दिए, जैसे मैंने भी आपको बताया लोन दे दिया, ठीक है। अब 800 रुपए जिसको उधार दिए वो भी 640 रुपए किसी को देगा। तो एक्चुअली में पैसा बैंक में रहेगा और बैंक उससे कितना क्रेडिट क्रिएशन कर रहा है उसको बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन, राइट। तो शॉर्ट समराइज मैंने आपको पूरा चैप्टर कवर करा दिया। गाइस प्लीज वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करो, लाइक करना ना भूलिएगा। और अगर आपको और भी कोई वीडियो चाहिए हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाइए, बताइए कि अगर आपको कोई सी वीडियो चाहिए हो या किसी टॉपिक में अगर क्लियरिफाई ना हो आप तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, राइट। सो गाइस ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, टिल देन बाय बाय टू ऑल।